हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले हैं 27 सितंबर का द हिंदू। ओके, तो आज के हिंदू में हम लोग वोकैब, उसके बाद हमारा एडिटोरियल और कुछ फ्रेजेस देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे कोट फॉर द डे के पास। तो आज का कोट हमने लिया है हैना अरेंट से। ठीक है, हैना अरेंट जो हम देख रहे हैं वो एक पॉलिटिकल थिंकर है। ठीक है, वो जू है, वो इजराइल से आती है और उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है आइकमैन इन जेरूसलम। ठीक है, आपको अगर टाइम मिला, वक्त मिला तो जरूर इसे पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको चीज़ों को देखने का एक नजरिया बदल जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम को, जुडिशरी को और जो लोगों की सोच कैसे डेवलप होती है उसको देखने का आपका नजर एक बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कहती क्या है? ये कहती है द आइडियल सब्जेक्ट ऑफ टोटलिटेरियन रूल इज नॉट द कन्विंस नाजी or the dedicated communist, but people for whom the distinction between fact and fiction, true and false, no longer exists. तो ये कहती क्या है, ठीक से समझो, हम ब्रेक करके समझेंगे। द आइडियल सब्जेक्ट ऑफ अ टोटलिटेरियन रूल। ठीक है, आइडियल मतलब एक अच्छा, ठीक है, एक अच्छा सब्जेक्ट। यहां पे सब्जेक्ट का मतलब होता है सिटीजन या पीपल। ओके, यहां पे सब्जेक्ट का मतलब है सिटीजन या पीपल। तो अच्छे लोग, अच्छा सब्जेक्ट कौन है, किसके लिए? एक टोटलिटेरियन रूल के लिए। टोटलिटेरियन रूल मतलब एक डिक्टेटर वाला रूल। ओके, डिक्टेटर वाला रूल कि जहां पे एक आदमी पूरा का पूरा पावर अपने पास संभाल के बैठा है। सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर, एक केंद्रित पावर स्ट्रक्चर उसने बना के रखा है। ऐसे आदमी को या ऐसे रूल को कैसे लोग चाहिए? आइडियल सब्जेक्ट कौन है? क्या वो, ठीक है, इज नॉट द कन्विंस नाजी। ठीक है, ये आइडियल सब्जेक्ट कन्विंस नाजी नहीं है, और द डेडिकेटेड कम्युनिस्ट। ठीक है, और डेडिकेटेड कम्युनिस्ट भी नहीं है। ठीक है, नाजी और कम्युनिस्ट, ठीक है, ये एक आइडिया ऐसी है पॉलिटिकल साइंस में, आप देखोगे कि इन लोगों को, जो नाजिज्म और कम्युनिज्म को, यूएसएसआर के कम्युनिज्म को जो फॉलो करते थे, ठीक है, इनको बेस्ट सब्जेक्ट कहा जाता था टू बी अंडर अ टोटलिटेरियन रिजिम। तो हैना अरेंट बोलती कि नहीं, नाजी या फिर कम्युनिस्ट ये आइडियल नहीं है। ठीक है, कम्युनिस्ट एक टोटलिटेरियन एक सिस्टम को खड़ा करने के लिए। तो कौन है वो लोग? तो वो लोग है पीपल for whom the distinction between fact and fiction, true and false, no longer exist. तो ऐसे लोग अच्छे एक टोटलिटेरियन रेजिम के लिए, वो लोग जिनके बीच में फैक्ट और फिक्शन का डिस्टिंक्शन ही खत्म हो गया है और ट्रू और फॉल्स के बीच में उनको अभी फर्क नहीं दिख रहा है, जो फैक्ट के बेस पे नहीं चाह रहे, ऐसे लोग बेस्ट होते हैं किसी भी टोटलिटेरियन रेजिम को आगे लेके जाने के लिए। ठीक है, आज के जमाने में जब फेक न्यूज बहुत रैम्पेंट है, ठीक है, बहुत फास्टली एकदम स्प्रेड किया जा रहा है, लोग उस पर यकीन भी रखते हैं। हम देख रहे हैं कि लोग फैक्ट और फिक्शन से अपना नाता तोड़ दिया, लोग समझ नहीं पा रहे, डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे कि फैक्ट कौन सा है, फिक्शन कौन सा है। और हम यहां तक भी देख रहे हैं बहुत सारे केसेस में लोगों ने छोड़ ही दिया था न्यूज। आप न्यूज अगर फॉलो करते हो आपको देखता होगा कि न्यूज चैनल्स का क्या हालत हो रहा है आज। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास एसेज आते हैं, ठीक है, आपको न्यूज के अगेंस्ट, न्यूज के लिए ऐसे आएगा, या जो तालिबान का रजीम हम देख रहे हैं आज जो अफगानिस्तान में स्टैब्लिश हो रहा है, वो भी एक किस्म का टोटलिटेरियन रजीम है। ठीक है, या नॉर्थ कोरिया का जो रजीम है, ऐसे, या फिर जो डेमोक्रेसी सिस्टम खड़ी है उनमें भी ये होता है कि बाबा यहाँ पे एक टोटलिटेरियनिज्म बन सकता है। तो ठीक है, अगर आपको कोई ऐसे मिलता है जहां पे आपको इस चीजों पे, इन चीजों पे फोकस किया जा रहा है, जैसे न्यूज हो गया, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिक्शन की बात की जा रही है, ओके, फेक न्यूज की बात की जा रही है, अगर ऐसा कोई आपको ऐसे मिलेगा, एसबीआई पीओ होने दो, ठीक है, या बाकी बैंकिंग एग्जाम या एलआईसी एग्जाम्स में, आपको ये कोड बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, तो ट्राई टू यूज दिस कोड ओवर देयर। ओके, हम क्विकली मूव करेंगे हमारे डेली वोकैब पे। ठीक है, डेली डोज ऑफ वोकैब। तो पहला वर्ड है आज का कंट्रोवर्सी। आज का पहला वर्ड है कंट्रोवर्सी। ओके, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। ओके, तो हम देखेंगे इसके सिनोनिम्स: अल्टरकेशन, आर्ग्यूमेंट, बिकर, ब्रॉल, क्रॉस फायर, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग। कितने सारे सिनोनिम्स, एक वर्ड में आपने और 6-7 वर्ड पढ़ लिए। राइट, मैं दोबारा आपके लिए पढ़ूंगा। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन मतलब एक किस्म का कंट्रोवर्सी, एक किस्म की झड़प। ओके, नेक्स्ट देखो आर्ग्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट देखो बिकर, ब्रॉल, क्रॉस फायर, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब ये होगा हमारा विवाद। ओके, नेक्स्ट देखो वैलिडेशन या वैलिडेटिंग। अगर मैं किसी को वैलिडेट कर रहा हूं मतलब क्या? उसको मैं मान्यता दे रहा हूं, मान्यता प्राप्त कर रहा हूं, मतलब वैलिडेशन। ओके, सामने वालों को या मंजूर करना किसी चीज को, मतलब उसको वैलिडेट करना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखो: आर्ग्यूइंग, अटेस्टिंग, ऑथेंटिकेटिंग, बेयरिंग आउट, सर्टिफाइंग, कंफर्मिंग, corroborating, substantiating,
सपोर्टिंग, वेरीफाइंग, विंडिकेटिंग। ठीक है, तो ये सारे मतलब है इन सारे वर्ड्स का यही कि मान्य करना, मंजूरी देना, सर्टिफिकेट देना, सर्टिफाइंग करना, या वैलिडेशन देना, या कंफर्म करना। राइट, तो ये सारे शब्दों का मतलब वही होता है। राइट, तो सिनोनिम की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब वैध या न्याय संगत, वैध या न्याय संगत। ठीक है, वैध अवैध हम बोलते हैं कि ये चीज वैध है, ये अवैध है, ये लेजिटिमेट है, ये इलेजिटिमेट है। ठीक है, ये न्याय संगत है, ये न्याय संगत नहीं है। सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, लॉफुल, लीगल, लेजिट। लेजिट ये स्लैंग में यूज किया जाता है। ठीक है, अभी स्लैंग को भी हम लोग एक्सप्लेन करते थे। स्लैंग मतलब होता क्या है, जैसे ग्रुप ऑफ जो लोग होते हैं, कुछ ग्रुप में देखेंगे हम लोग जैसे आप गांव में भी जाओ या शहरों में भी जाओ, हर एक कुछ लोग होते हैं, उनकी जो टर्मिनोलॉजी ना अलग अलग होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर मैं स्क्रूटिनी बोलूं तो एक कंप्यूटर इंजीनियर के लिए स्क्रूटिनी का मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, और वही हम लोग देखते हैं लॉ पर्सन के लिए स्क्रूटिनी का मतलब बदल जाएगा। ओके, और ये नए नए वर्ड्स भी यूज करते हैं। जैसे आप हिंदी में भी देखो, हिंदी के जो डायलेक्ट्स हैं वहां पे भी छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब अलग तरीके से लिया जाता है। राइट, और वहां पे उन्हीं ग्रुप में, उन्हीं जगहों में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग अपने नए वर्ड्स बनाते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं स्लैंग्स, और वो ग्रुप ऑफ पीपल ही उसे यूज करते हैं। जैसे आज के यंगर जनरेशन में लोग लिट बोलते हैं, लिट, इट्स अ लिट, मतलब कोई भी चीज रहने दो जिनको, जिसे वो पसंद कर रहे हैं, जिसके साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं, उसे वो लिट बोलते हैं। ओके, तो ये लिट क्या है, यंग जनरेशन का एक स्लैंग हो गया। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज दिस वर्ड टू कम्युनिकेट सर्टेन आइडियाज और देयर फीलिंग्स। ठीक है, तो स्लैंग वो होता है। तो एक स्लैंग में लेजिटिमेट को हम लोग लेजिट भी बोलते हैं, उसको शॉर्ट कर दिया। ओके, या लिसिट। लिसिट का एंटोनिम होगा इलिसिट। ओके, नेक्स्ट देखो स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी। क्या मतलब कानूनी। ओके, तो डी जूरे, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल, जस्टिफाइबल, परमिसिबल, लॉफुल, लीगल, यहां पे भी लेजिट दिख रहा है। देखो, मतलब स्टैट्यूटरी मतलब ऐसी चीज है जो लीगल है, जो लेजिट है, जिनको लेजिटिमेसी मिली है। ओके, जो कानूनी है, लेजिटिमेट, लिसिट। ओके, तो लेजिटिमेट और स्टैट्यूटरी ये सिमिलर मीनिंग वर्ड्स है, सेम नहीं है, दीज आर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। ओके, समझो, कानूनी में और वैध या न्याय संगत से मतलब समझो आप। ओके, नेक्स्ट देखो प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है बैनिंग, बेयरिंग, एंजॉइंग, फॉरबिडिंग, इंटरडिक्टेटिंग, डिक्टेशन, आउटलॉइंग, प्रोहिबिटिंग, प्रोस्क्राइबिंग, प्रोस्क्रिप्शन या फिर निषेध। ओके, तो इसका मतलब हम देखेंगे प्रोहिबिट करना मतलब किसी को किसी काम करने से रोकना, उसको निषेध मतलब बेसिकली हम हिंदी में देखिए इसका मतलब होगा निषेध। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स थे। नेक्स्ट देखो मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब होता है ज्ञापन। ओके, एक किस्म का नोटिस। मेमोरेंडम को नोटिस से आप याद रखो। ठीक है, मेमोरेंडम मतलब नोटिस, एक पेपर पे एक नोटिस है, इतना याद रखना। ओके, जैसे डायरेक्टिव, मेमो, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लेके देखेंगे मेमो या नोटिस। ओके, तो एनैक्टमेंट्स। एनैक्टमेंट्स मतलब क्या होता है, जो कानूनी होता है। ओके, जो कानूनी होती है या फिर जो कानून जो बन जाता है उसे हम लोग एनैक्टमेंट कहेंगे। ठीक है, बिल होता है, पहले हमें पता है कि पार्लियामेंट में पहले बिल दिया जाता है, फिर बिल पास करके हम लोग कानून करते हैं, तो बिल को एनैक्ट किया जाता है, फिर वो लॉ बनता है। तो एनैक्टमेंट मतलब कानून। ओके, तो एक्ट्स, बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, ऑर्डिनेंसेस, स्टैट्यूट्स, ये सारे क्या हो गए हमारे एनैक्टमेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखो सोलमनाइज्ड। ठीक है, सोलमनाइज्ड, सोलमनाइज्ड मतलब संपन्न करना। ओके, ये ईडी हमने पास्ट टेंस में लिया है। ओके, सोलमनाइज्ड हम लोग देखें संपन्न करना। ओके, तो सोलमनाइज्ड मतलब इसके सिनोनिम्स देखो, ब्लेस, कंसेक्रेटेड, सैंक्टिफाइड, कमोमरेटेड। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द सिनोनिम्स। ठीक है, या ऑर्डिनेशन भी बोल सकते हो, ऑर्डेन, ऑर्डेन करना किसी को। ऑर्डेन करना मतलब किसी को तुम लोग अथॉरिटी दे रही हो। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हमने देखे थे। क्विकली हम लोग जाएंगे अभी हमारे पैराग्राफ की तरफ। अभी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्क्रीन पॉज करके पैराग्राफ को पढ़ लेना। ओके ओके, आई होप आपने स्क्रीन को पॉज किया होगा और 45 to 60 सेकंड्स के अंदर आपने ये पैराग्राफ को समझ लिया होगा। मैंने पहले ही आपको वर्ड्स बता दिए थे, राइट? तो अभी हम लोग धीरे से इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। द कंट्रोवर्सी ओवर द recent amendment to the Rajasthan Compulsory Registration of Marriage Act is unnecessary as it clearly does not amount to validating or legitimizing child marriage। समझो क्या लिखा है, जो रीसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है,
जो विवाद चल रहा है, क्या विवाद चल रहा है, किस पर विवाद चल रहा है? ओवर द रिसेंट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब बदलाव। किसमें बदलाव किया गया है? टू द राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट। ठीक है, राजस्थान में अगर कोई शादी करता है तो उसको कंपलसरी आपको रजिस्टर करनी है और उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था। ठीक है, और इस एक्ट के इर्द गिर्द एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, एक विवाद खड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या है देखते हैं हम आगे। इस अननेसेसरी, तो राइटर ये कह रहे हैं ये जो कंट्रोवर्सी है, विवाद शुरू हो गया ना, ये अननेसेसरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? एज इट क्लियरली डज नॉट अमाउंट टू वैलिडेटिंग और लेजिटिमाइजिंग चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बाबा जो भी इन्होंने बदलाव किया था ना, ये किसी भी तरीके से चाइल्ड मैरिजेस को लेजिटिमाइज नहीं कर रहे, उसे कानूनी क्या बोल रहे ताकत नहीं दे रहा है। ठीक है, या उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें आगे देखेंगे। ओके, हाउएवर, मैंने आपको क्या बोला था हाउएवर के साथ, उसके बाद बट, इन सब के बाद इनके कॉन्ट्ररी आपको कुछ चीजें मिलेगी, राइट? जो ऊपर का पॉइंट हुआ है, जो सेंटेंस होगा, उसके अगेंस्ट या उसका कॉन्ट्ररी कुछ वर्ड रहने वाला आगे। ओके, द इशू मेड बाय द ऑपोजिशन एंड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट मे occasion a consideration to the legal framework dealing with child marriage that continue to take place despite a statutory prohibition. बट जो अभी ये विवाद खड़ा हो गया है, ये जो विवाद है ये अमेंडमेंट को लेके इतना सॉलिड नहीं है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट ये विवाद से आप एक समझ सकते हो कि एक दूसरा डिबेट चालू हो रहा है। वो डिबेट क्या है? ये विवाद की वजह से दूसरा डिबेट ये है कि जो भी चाइल्ड मैरिज के लिए जो भी फ्रेमवर्क बनाया गया है उस पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क होते हुए भी आज भी चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं इंडिया में, और ये बहुत बड़ी बात है, राइट? तो हम आगे पढ़ेंगे अभी। The Rajasthan law enacted in 2009 provided for compulsory registration to all marriages. Okay, it is largely similar to the enactments in other states and is based on the Supreme Court's verdict in Seema versus Ashwini Kumar 2007, which directed that all marriages in India should be registered. Okay, तो ये क्या कह रहा है कि राजस्थान ने क्या एनेक्ट जो किया है 2009 में, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो है सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, सीमा वर्सेस अक्षय कुमार। ठीक है, और वो वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितनी भी शादियां होगी इंडिया में जितनी भी शादियां होगी सारी की सारी रजिस्टर होनी चाहिए, राइट? तो वो जो एनेक्टमेंट, वो भी चेंजेस आ गए, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने से ही राजस्थान में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट, द ओरिजिनल लॉ इटसेल्फ डिड नॉट एक्सक्लूड रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज and all that amendment does is to change the age at which the obligation to register shifts from the parents or guardians to the parties to the marriage. ठीक है, ये जो नया अमेंडमेंट लाया गया है वो किसी भी प्रकार से चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि बाबा अगर तुमने शादी कर ली ना अभी, तो किसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो जाके शादी को गवर्नमेंट में रजिस्टर करे? तो पहले पेरेंट्स से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दिए उन लोगों पे जो शादी कर रहे हैं। यही अमेंडमेंट कर रहा है, ध्यान दीजिए आगे। ओके, अर्लियर देखो, अर्लियर पहले क्या होता था? इट was the duty of the parties of the marriage to submit a memorandum on their marriage to the registrar if they were both about 21 years, and if younger it was the duty of the parents or guardians. ठीक है, पहले ये था कि अगर 21 साल से ज्यादा आप हो, ठीक है, दोनों औरत और आदमी दोनों अगर 21 साल से ज्यादा है तो उन्होंने क्या करना है? जाके देना है अपना रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन कि हमने शादी कर ली, मेमोरेंडम देके। बट अगर छोटे हैं तो ये जिम्मेदारी आ जाती है उनके पेरेंट्स के ऊपर। अभी 21 साल का है, शादी हो गई, या फिर 20 साल का भी कोई लड़का लड़की जिन्होंने शादी कर ली, तो जरूरी नहीं ना उनके पेरेंट्स जाओ, खुद भी तो जाके कर सकते। तो ये चीजें क्यों है, समझिए इन चीजों को। ओके, सो नाउ, एंड इफ यंगर इट वाज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स एंड द गार्डियंस। तो ये था, ये वाला सिस्टम था। अभी हुआ क्या अमेंडमेंट में, क्या क्या इस चीज को समझिए। द अमेंडमेंट चेंजेस दिस एज लिमिट टू 21 फॉर द मेन एंड 18 फॉर द वुमेन। ये अमेंडमेंट ने क्या कर दिया, ये सिस्टम को चेंज करके 21 एज रखा मेन के लिए और 18 रखा वुमेन के लिए। अगर 18 साल की भी कोई औरत है तो वो जाके अपना खुद का शादी रजिस्टर करवा सकती है, मेमोरेंडम दे सकती है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि औरतों को ज्यादा अधिकार दे दिया गया है। ये किसी भी तरीके से ये अमेंडमेंट जो है वो चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहा है। पर सवाल ये हो गया कि राजस्थान कोर्ट ने जो किया था इनडायरेक्टली चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इट इज डिफिकल्ट टू सी दिस चेंज ऑथराइजिंग द ब्राइड हरसेल्फ टू पार्टिसिपेट इन द मैरिज रजिस्ट्रेशन आफ्टर द एज ऑफ 18 एज वन दैट परमिट्स चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डिफिकल्ट दिखता है
कि हम लोग कैसे ये कर सकते हैं कि ये जो है ये पूरा का ऑथोराइज करना बच्ची को जो 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है, कि ये चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि बस उसे अधिकार दिया गया है कि 21 नहीं, 21 और 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का, दोनों भी जाके अपना खुद का शादी रजिस्टर करवा सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं। ये किसी भी तरीके से जो पूरा का पूरा अमेंडमेंट है ये चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या है, छोटी छोटी आपको जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान में क्या इश्यूज हो रहे हैं, तब जाके समझने में आसानी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये वर्ड्स के मतलब होने चाहिए, जिसके वजह से हम आज यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं। वर्ड्स हमें पता होना है तब जाके पैराग्राफ समझेगा, राइट। पॉलिटी या हिस्ट्री छोड़ो थोड़े टाइम के लिए, बट ये वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, तब जाके पैराग्राफ अपने को समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है, राइट। आई होप आपको वर्ड्स के बाद ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो लास्ट हमारे सेक्शन के पास जाके ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में पहला देखिए हमारा जो ईडियम है, डॉग इन द मैंगर, ठीक है। डॉग इन द मैंगर, पहले तो मैंगर क्या है समझिए, ठीक है, जहां पे भेड़ बकरी गाय अपना चारा खाती है ना, ऐसा बड़ा सा एक बॉक्स बनाया जाता है जिसके अंदर वो खाती है, ठीक है, उसे मैंगर कहा जाता है। अब ये मैंगर के अंदर अगर हमने किसी कुत्ते को रख दिया तो वो खाने तो वाला है नहीं, तो वो क्या करेगा, इधर उधर सबको डिस्टर्ब करेगा, राइट। खाना यहाँ से फेंक देगा, किसी को जाके काट लेगा, किसी को जाके किस पे जाके भोंकेगा। तो इसका मतलब क्या, देखिए, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, ठीक है। एक डॉग इन द मैंगर ऐसे आदमी को कहा जाता है, ठीक है, वो दूसरों को वो नहीं करने देता है जो वो खुद नहीं कर सकता है। अगर दूसरे एंजॉय कर रहे हैं, वो खुद कर नहीं पाया था, मे बी अपने एज में नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाया था, जब वो यंग था वो चीजें नहीं कर पाया, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे डॉग इन द मैंगर, ठीक है। बहुत सारे हम देखते लोग होते हैं जो हमेशा चिढ़ते हैं कि जब बच्चे खेलते, जब बच्चे कहाँ घूमने चले गए तो उन पर चिड़चिड़ करते कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो बच्चे उनको पलट के कहते थे अंकल जी आपने आपकी उम्र में किया नहीं करके हम पे चिढ़ रहे हो। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसे हम लोग कह सकते हैं डॉग इन द मैंगर, राइट। नेक्स्ट देखो, फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस मतलब एट एनी कॉस्ट, एट डिमांडेड प्राइस, ठीक है। फैंसी प्राइस मतलब अगर आप कोई चीज खरीद लियो, ठीक है, आई परचेज दिस ऑन अ फैंसी प्राइस, मतलब बाबा जो दिया था, जो सामने वाले ने डिमांड किया था प्राइस कितना चाहिए, मैंने उतने में खरीद लिया, मेरे को इतनी पसंद आ गई थी, ठीक है। इस तरीके से आप समझे, फैंसी प्राइस मतलब बहुत ज्यादा कीमत पे, या ठीक है, या फिर डिमांडेड प्राइस पे, याद रखो ये चीज को। नेक्स्ट देखो, हाल्सियन डेज। हाल्सियन डेज मतलब पीसफुल डेज। अभी हाल्सियन क्या है, ये हाल्सियन एक बर्ड का नाम है, ये ग्रीक माइथोलॉजी का है, और ये बर्ड के पास ऐसी ताकत थी ना, ये जहां पे भी जाएगा वहां पे शांति मचा देता था, ठीक है। समुद्र के ऊपर अगर बड़ी बड़ी लहरें अगर वहां से चला गया हो तो लहरों को शांत कर देता था। ये ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक लोगों के भगवानों में था ये, ठीक है, जिसे हाल्सियन कहा जाता था। तो ये हाल्सियन डेज मतलब पीसफुल डेज, ओके। ये थे, तो आज के ये थे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। हमने हमारे वोकैब भी देख लिए, हमने आज का कोट भी देखा, कोट आज का बहुत अच्छा था, आई होप आपको समझ में आया और आप उसको जरूर यूज करोगे, ठीक है। तो विद दैट विल एंड, ठीक है, और हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।